नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये विवेक जी ने भेजा हुआ है। विवेक जी उन टाइम अपने होम टाउन यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहते थे। अब वहाँ पर नहीं है। ये साल 2009 की बात है। अब अपना काम संभालते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। खैर, ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, तो साल था 2009 का। अब विवेक जी उन दिनों अपने अब होम टाउन में रहते थे। उनके कुछ रिश्तेदारी भी थी और रिश्तेदारी में अपना अब आती जाती भी थे। उनके पास में बाइक भी थी और ऐसी ही एक रिश्तेदारी में अब गए हुए थे। ये सर्दियों का टाइम था। अब सर्दी का स्टार्टिंग हुआ था, यानी अक्टूबर नवंबर का महीना था और अपनी एक रिश्तेदारी में गए हुए थे 40 किलोमीटर दूर। वहाँ पर एक फंक्शन था, छोटा मोटा, छोटे मोटे जो भी है। अब वो उस हिसाब से वहाँ फंक्शन की तैयारी थी। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद शाम के टाइम तो पहुँचे थे और इसके बाद वो फंक्शन का शुरुआत हो चुका था। कुछ देर तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन माहौल वहाँ पर बिगड़ने लगा। कुछ लोग जो वहाँ पर दारू पी करके और हल्ला गुल्ला शोर मचाना शुरू कर दिया, डांस करने लगे, उल्टे पुल्टे गाने लगाने लगे और इस तरह करके वहाँ का माहौल पूरा का पूरा बिगड़ चुका था। विवेक जी बताते हैं कि मुझे ऐसा अनुमान नहीं था कि हमारे रिश्तेदार के घर में ऐसा भी माहौल बनेगा। संभल में नहीं आ रहा था, किसी को संभाले नहीं जा रहा था। नशे में सब चूर ऐसे डांस कर रहे थे, उल्टे सीधे गाने पर बजा रहे थे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने रिश्तेदार से कहता हूँ कि अब मैं निकल रहा हूँ, लेकिन वो कहने लगे नहीं बेटा, आज नहीं, सुबह में जाना। लेकिन मैं कहने लगा कि अंकल जी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं आपके काम में अब आ चुका हूँ ना, टाइम भी बिताया, खाना पीना भी खा चुका हूँ, तो अब मुझे लौटना है घर पर। सुबह जल्दी मुझे किसी काम से निकलना है। लेकिन वो कई बार मना की कि नहीं बेटा, देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा अब मैं इनको संभाल लेता हूँ। एक्चुअल में वो संभालने में लगे थे, अब मैं वहाँ से बिना होने के मूड में था। अब लौंडे लफाड़े अब एक तरह से दारू पी करके अब डांस भी कर रहे थे, गाना बज रहा था उल्टे सीधे। एक बार तो झगड़ा भी हो गया था। विवेक जी कहते कि मैं ऐसे माहौल में कभी रहा नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं अपने रिश्तेदार का परवाह नहीं किया। कई बार तो मैं बोल चुका था, लेकिन वो मना कर दिए थे कि नहीं, सुबह जाना। वैसे मैं सुबह ही जाने वाला था, लेकिन यहाँ का जो माहौल स्थिति देखा ना, तो मुझे अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं थी। मैं सोचा कि अरे सड़क है, आराम से अपना अब निकल जाऊंगा, कौन सा दूर की बात है। घंटा डेढ़ घंटा में आराम से चलते हुए मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। अब वही मैं करता हूं। मैं अपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूं और फिर सड़क पर आ जाता हूं। कुछ ही देर मैं सड़क पर चलाता हूं। ठंडी ठंडी हवा का अब शुरुआत हो चुकी थी। घर में तो वहाँ नहीं लग रहा था। अब मैं उस हिसाब से अपने आप को अब कवर करके नहीं आया था। दिन में निकला था तो थोड़ा अब मौसम ठीक ही ठाक था, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी ना, वैसे वैसे ठंड का एहसास हो रहा था। मैं बाइक तेज तो चलाना चाहता था, लेकिन बर्फीली हवा जैसे चलने लगी थी और सीधे सीने पर टकराती थी, सर में टकराती थी। तो अजीब सा अब एक ठंड का एहसास मुझे होने लगा। मैं स्पीड कम कर लिया था। मैं आधा से अधिक रास्ता पार कर चुका था। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास अब मेरा अब घर रह गया था और अचानक मैं रोड पर देखता हूँ ना, तो एक बूढ़ी औरत एक छोटी सी गठरी लेकर के अब मुझे रोकने की इशारा कर रही है। मुझे अब उसको देख करके अब उस रात में दया सी आ गई थी। अरे बेचारी, देखो तो अब उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है और साथ में एक छोटी सी गठरी भी है। शायद कहीं जाना चाहती है, बस वस कोई साधन नहीं मिला। चलो मैं भी तो इधर ही जा रहा हूँ ना, शायद इसको इधर ही जाना है, मैं पूछ लेता हूँ। मैं बाइक उसके पास में रोक देता हूँ तो और मेरे पास में आ जाती है। बेटा मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगी, आगे तक छोड़ दोगी, मेरे से चला नहीं जा रहा बेटा। मेरे पास पैसे नहीं थे, ना तो मैं कोई साधन कर लेती। पैसे ना होने की वजह से मैं पैदल ही चल रही थी। बहुत ही मुझ पर मैंने उस पर मुझे दया आ जाती है। मैं कहता हूँ कि अम्मा जी आप बैठ जाओ, अपनी गठरी भी मुझे दे दो, आप बैठ जाना, फिर इसको गोद में रख लेना।
अब मैं ऐसे ही बैठा लेता हूँ, गोद में गठरी दे देता हूँ। अब पूछता है कि अम्मा जी आप कहाँ से आ रही हो। अम्मा जी कुछ बताती हैं कि मैं अपने एक रिश्तेदार से, घर में अनाज का दाना नहीं था तो वही सब मैं लेके आ रही हूँ। बेटा घर में कुछ खाने का नहीं है, ऐसा समस्या, गरीब आदमी हूँ और मैं आगे चल कर के मैं अपना घर दिखाऊंगी, रोड के किनारे ही है। मैं उसकी बातों में थोड़ा सा अब ऐसे ही बातचीत करता हुआ और अपने सफ़र का आगे बढ़ाता रहता हूँ। आखिरकार कुछ देर चलने के बाद, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त में रात ज़्यादा गहरा गई थी। समय का अनुमान मेरे पास में था नहीं, मैं घड़ी पहनने का शौक़ रखता नहीं था, लेकिन अंदाज़ा लगा चुका था कि कम से कम 11 से या 12 के बीच का टाइम ज़रूर होगा। कुछ देर चलने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती, बेटा बस यहीं पास में मेरा घर है, बस कुछ ही कदम पर है। मैं बाइक रोक देता हूँ और तब कहती कि बेटा बाइक लेती चलो ना, ये गठरी थोड़ा भारी है, अनाज है ना इसमें, बस ये देखो वो रहा। वो उंगली से इशारा करती है लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। शायद अब वो सब कोहरा वोहरा का असर था, अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं अम्मा से कहता हूँ, अम्मा मुझे तो आपका घर दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ पर। तब कहती है अम्मा कि बेटा इसी पटरी पर ले लो, ये वाली डगर पर रख लो अपनी बाइक को, बस ये रहा, खेतों के पास में ही है बिल्कुल। मैं अब उस पर दया दृष्टि अब एक तरह से रखा हुआ था कि चलो बुजुर्ग है, चलो इसकी मदद कर ही देते हैं। और गठरी भी वजन वाला था, मैंने खुद उठाया था तो लगा भी था कि इसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ वजन है। मैं उसी पटरी पर यानी उसी रास्ते पर मैं अपनी बाइक ले लेता हूँ। हाँ, कुछ ही देर के बाद में अब एक पुराना सा ऐसा कुछ झुग्गी झोपड़ी जैसा घर अब मुझे दिखाई देता। कहती बेटा यहीं पर रोक दो, यही है मेरा घर, मैं आपसे बेटा झूठ नहीं बोली थी, इसी में हम अपना गुजर बसर करते हैं। बड़ा मुझ पर, मैंने एक तरह से उस पर मुझे दया आ रहा था। अब मैं कह रहा था कि अम्मा आपका कोई परिवार में कोई आप जेंट्स वगैरह नहीं है, आपका खर्चा वर्चा कैसे चलता है। तब कहने लगी बेटा देखो ना ये गठरी है ना, यही तो मैं मांगने गई थी, ऐसे मेरा कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा, अब फिर देखा जाएगा बेटा। मैं कहने लगा कि अम्मा ठीक है, आप उतर जाओ, गठरी मैं आगे रख देता हूँ। अब मैं अपनी बाइक खड़ा करता हूँ। मन बड़ा अजीब सा हुआ पड़ा था उसका देख करके कि देखो इतनी बुजुर्ग लेडी है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, ना जाने कहाँ से अनाज मांग के आ रही है, इसके बाद इसका भोजन का काम चलेगा। मैं उससे पूछता हूँ कि अम्मा जी आपका बेटा वोटा कोई नहीं है। तब कहती कि नहीं, एक बेटी है, एक बेटी है बेटा, लेकिन वो भी अब क्या बताऊँ, कुछ बोल नहीं पाती है। मुझे लगा कि शायद उसकी शादी वादी हो चुकी है और अपने ससुराल चली गई होगी, या कि अम्मा का जिस हिसाब से उम्र था उस हिसाब से उनकी बेटी तो काफ़ी बड़ी होना चाहिए। तब तक अपनी वो झोपड़ी का दरवाज़ा खोल देती है, अंदर अंधेरा ही होता है। तब कहती है बेटा थोड़ा सा मदद कर दो ना, ये गठरी मेरा अंदर रखवा दो, तब तक मैं थोड़ा दिया बाती जला देती हूँ। वैसे ही मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ से जल्द निकलूँ, लेकिन अब अम्मा को अब बीच रास्ते में छोड़ कर के जाना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि अब इतना दूर लेके आ गया हूँ तो ये 2 कदम की तो दूरी है, गठरी उसका उठा के आज के झुग्गी में रख देता हूँ, झोपड़ी में रख देता हूँ। अब फिर मैं एक नज़र उसका घर का भी देख लूँगा, अगर कुछ मदद करना हो तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि उसको कुछ मदद कर दूँगा, कुछ रुपये पैसे से, मेरा दिल ऐसा ही था। और मैं अब वही करता हूँ, गठरी उठा करके खड़ा हो जाता हूँ। तब तक अंधेरा होता है अंदर में। वो दिया बाती ढूंढने की कोशिश करती, अरे मिल ही नहीं रहा, यहीं तो माचिस रखी थी, बेटा बुढ़ापा आ गया ना। तब मैं कहने लगा कि अम्मा कोई बात नहीं, मैं अंदर लेकर आ जाता हूँ, आप इसको रख लो, अब बाद में आप जलाते रहना, मिल जाएगा माचिस कहीं ना कहीं, मेरे पास तो है नहीं, मैं कोई सिगरेट बीड़ी तो पीता नहीं हूँ। और वो गठरी उठा करके मैं उसकी घर के अंदर प्रवेश करता हूँ। और उसी समय ऐसा होता है कि जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था, और वो दरवाज़ा देखने में तो झुग्गी झोपड़ी का टेम्प्रोरी सा दरवाज़ा था, धड़ाम से बंद हो जाता है। अब बंद होते ही कमरे के अंदर में अब मुझे रोशनी अब दिखाई दे रही है, रोशनी से भर जाता है कमरा। आज जब मैं ऐसा हालात देखता हूँ कि अचानक इस घर में अभी ये माचिस
अम्मा ढूंढ रही थी, माचिस नहीं मिल पा रहा था। और फिर ये रोशनी कैसे हो गया? हाँ, दरवाज़ा बंद हो चुका। मुझे लगा कि हवा का झोंका है, तेज तेज हवा चल रही है, इसी का असर है। तब तक मैं ऐसा डरा वरा नहीं था। हाँ, मैं उस गठरी को रख करके अब फिर सीधे ढंग से खड़ा होता हूँ और कहता हूँ कि अम्मा, अब देखो आपकी रोशनी भी हो गई, अब मैं गठरी भी यहाँ रख दिया हूँ, अब इसको संभाल लेना और मैं निकल रहा हूँ। हाँ, जैसे ही अम्मा की तरफ मुड़ता हूँ ना, अम्मा तो वहाँ पर गायब ही थी और उसकी जगह पर एक जवान खूबसूरत लड़की अब मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रही थी। जब मैं उस लड़की को देखता हूँ, अब उम्र मेरे से तो बड़ी ही लग रही थी। मुझे लगा कि ये अम्मा की बेटी है क्या, इसी के बारे में अम्मा बोल रही थी क्या। मैं अब उस लड़की से पूछता हूँ कि आपकी अम्मा कहाँ है? अभी तो यहीं पर थी और ये गई कहाँ? ये अनाज के गठरी में रख दिया हूँ और मैं अब निकल रहा हूँ। लड़की मुझे टकटकी बांधे हुए देख रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। अब मैं सोचा कि चलो, अब लड़की है ही है, अब ये लाइट वाइट सब कुछ आ चुकी है, तो मेरा अब क्या काम है। चलता हूँ, अब जाता हूँ दरवाजे पर और दरवाज़ा खोलने का कोशिश करता हूँ तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। ये क्या हो गया भाई? मैं कई बार नौजवान था, कई झटके दे चुका था दरवाजे को, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। हाँ, तब मैं मुड़ता हूँ और जब देखता हूँ कि कहाँ लड़की है, लड़की और अम्मा कहाँ पर हैं, दोनों के दोनों अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, इतना बड़ा उनका कमरा भी नहीं था। अब उस कमरे में का आखिर गए कहाँ ये लोग? पहले बूढ़ी अम्मा गायब हो चुकी थी, अब इसके बाद वो जवान लड़की मुझे नज़र आई कुछ देर के लिए और वो भी गायब हो चुकी थी। मैं ये कहूँ ना कि पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ था। अरे, मैं कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया? मैंने ऐसे किस्से कहानियाँ सुन रखा था कि ऐसा कुछ लोग जो भूत प्रेत होते हैं अपना रंग रूप बदलते रहते हैं, उनको शायद छलावा कहा जाता है। मुझे अच्छी तरह से मालूम तो नहीं था, लेकिन मैं अब इस घर की स्थिति देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं किसी छलावा का घर में तो नहीं आ गया हूँ। ये पहले बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती हैं, फिर वो जवान लड़की दिखाई देती है और फिर वो भी गायब हो जाती है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर फंस गया हूँ क्या? फिर भागता हूँ मैं दरवाजे के पास में, दरवाज़ा खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लग रहा है कि दरवाज़ा तो जैसे जाम हो चुका है, टच से मस नहीं हो रहा था। अब मैं शक्तिशाली पुरुष था, जवान लड़का था और मैं ये सब देख करके एकदम डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, शोर मचाने लगता हूँ कि तुम दोनों कहाँ हो, बूढ़ी अम्मा कहाँ हो? और ऐसे ही शोर करता हुआ, लेकिन मेरे शोर का जैसे कोई असर आसपास में नहीं पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आसपास में पूरी बस्ती है ही नहीं, खाली खाली जगह है। जिस जगह पर मैं आया हूँ, क्या मैं ऐसे ही फंस चुका हूँ झोपड़ी में? क्या मैं इस झोपड़ी के अंदर फंस के रह जाऊँगा? मैं हूँ कहाँ पर? ये झोपड़ी कहाँ है? मुझे उस टाइम में कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। मैं अब ऐसा डरा हुआ था, बस रोने का दिल कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब किसी चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ, मैं निकल नहीं पाऊँगा। बार बार दरवाज़ा तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा तो जैसे लोहे का बन चुका था, उस पर मेरी अब कुछ बार का असर हो ही नहीं रहा था। अब मैं बार बार मुड़ के देखता, अम्मा कहाँ हो, अम्मा कहाँ हो? और कमाल की बात है, जिस गठरी को मैं लेके आया था, आज जब मैं उधर देखता हूँ तो गठरी भी गायब है। गठरी भी जहाँ मैंने रखा था वहाँ गठरी भी नहीं थी। आज तब तो मुझे पूरा संदेह हो चुका था कि मैं ऐसे किसी भूत प्रेत के जाल में फंस चुका हूँ। क्या ये बूढ़ी अम्मा कोई भूत प्रेत थी, कोई चुड़ैल वगैरह तो नहीं है? डरा हुआ था मन। अब मैं बार बार बूढ़ी अम्मा, मैडम मैडम, लड़की को मैडम बोल रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं, जैसे मेरी आवाज़ को कोई सुन ना रहा हो। और मैं बार बार जैसे कोई बाहर का रास्ता था, कोई आता जाता अब मेरी आवाज़ सुन ले। मेरी बाइक भी बाहर खड़ी थी और बाहर में शोर हवा का चल रहा था, जैसे हवा भी आज एकदम तूफानी बन चुकी थी। ठंड का अब बाहर में बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। हाँ, मैं इन सब इन 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 चीज़ों से दूर था। मैं घर के अंदर में एक गर्मी का एहसास हो रहा था। ना तो घर के अंदर में कोई हीटर जल रहा था, ना कोई अंगीठी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं पसीने से नहाया हुआ हूँ। ऐसा डर के कारण या ना जाने क्यों ऐसा मेरे साथ में हुआ था।
और अभी भी मैं चीखता रहा कि अम्मा कहाँ हो आप। मैं उस घर को कोना कोना छान मारा था, लेकिन ना तो वो लड़की और ना वो बूढ़ी अम्मा और ना वो अनाज की पोटली, कोई भी नज़र नहीं आता। अचानक घर की जो लाइट है ना एकदम बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। आज जैसे ही अंधेरा होता है ना तो मैं तो समझ लिया कि मेरा काम अब लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। ये सब आत्माएं हैं और आत्माएं अपने खेल को खेल रही है, मुझे डरा करके मजा ले रही है और मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। मैं सोच लिया था, चीखता रहा चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी चीखों का असर आसपास में कोई था ही नहीं कि मेरी आवाज़ सुने, या हो सकता है कि सुनकर के भी अनसुना कर रहा हो, या फिर मेरी आवाज़ बाहर तक निकल ही ना रही हो। ऐसा भी संभव था उस घर के अंदर में आकर के। जब बाहर में इतनी सर्दी थी, घर के अंदर में इतनी गर्मी का एहसास हो रहा था, तो मेरे लिए तो एक अजूबा ही था। और फिर मैं चीखता रहा और तभी जैसे मेरे मुंह पर कोई हाथ रख दिया और दबा दिया। मैं नौजवान और मजबूत कदकाठी का लड़का था, लेकिन मुझे बोलने का अब अवसर भी नहीं मिल रहा था, चिल्लाने का अवसर भी नहीं मिल रहा था। जैसे कि कोई मेरे हाथों को जबरदस्ती अब अपना मेरे मुंह को अपने हाथों से दबा रखा है। अब मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन हो आप? अम्मा आप हो क्या? मैडम आप हो क्या? आप लोग बाहर निकाल दीजिए, मुझे अपने घर पर जाना है, मेरे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा कि ना, वो पकड़ और मजबूत होती जा रही। ऐसे लगा कि जो मैं खड़ा था ज़मीन पर ना, ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को अब हवा में उठा लिया है। और मैं, वज़न मेरा ऐसा नहीं था, ठीक ठाक वज़न था। ना तो वो बूढ़ी अम्मा उठा सकती थी, वो कमज़ोर थी, और वो जो लड़की भी थी अब वो भी ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई नहीं दी थी, वो भी नहीं उठा सकती थी। आखिर मुझे कौन उठाया है? इसके बाद जैसे किसी ने मेरे को अब उछाल दिया हो, जैसे मैं पहाड़ से गिर रहा हूँ, गिरता ही जा रहा हूँ, गिरता ही जा रहा हूँ, और आखिरकार ऐसा लगता है कि मैं टकरा के अब मैं मर जाऊँगा, मेरे साथ अब बहुत चोट लगेगी। ऐसा ही कुछ अनुभव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक मेरी आंखें बंद हो जाती है। मैं अपना होशो हवास अब एक तरह से खो चुका हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ उस झोपड़ी के अंदर में हुआ क्या। क्या मैं सही सलामत था? नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। आज जब मेरी आँख खुलती है, जब मुझे होश आता है, तो धीरे धीरे करके मैं अब देखने का कोशिश करता हूँ। ऐसा लगता है कि बाहर में अभी भी तेज हवा चल रही है, शोर सुनाई दे रही है। आप गाड़ी बगल से अब कुछ गुजर रही है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। तब मैं देखना चाहता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सुबह होने जा रही है। अब मैं हूँ कहाँ पर? ना तो मुझे वो झोपड़ी का ऊपर का छत दिख रहा था, ना वहाँ पर कोई दरवाज़ा था। ऐसा लग रहा था कि मैं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ हूँ, एक झाड़ियों के अंदर में। मेरे छत जो था ना, एक बड़ी सी झाड़ी थी। अब मैं झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था, अपने आप को उठ करके देखता हूँ। तब जा करके सबसे बड़ा अब झटका तब लगता है कि मैं बिना कपड़ों का हूँ। आप कहूँ ना कि मैं इतना खौफ में भर जाता हूँ। हालांकि सुबह हो चुका था, रोड पर गाड़ियों का एक आध आवाज़ आ रही थी जो गुजर रही थी। अब मैं जब देखता हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे साथ में हुआ क्या, वो झोपड़ी कहाँ गई, वो बूढ़ी औरत कहाँ गई, उसकी जवान बेटी कहाँ गई, अब मैं कैसे यहाँ पर आ गया हूँ, मैं किस जगह पर हूँ। तब जा कर के मैं अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो कपड़ा तो मिल जाता है सही सलामत। लेकिन कपड़े का जो दुर्दशा देखता हूँ ना, तो मैं अब रोने का दिल करता है। इतना बेदर्दी से उस कपड़े को अब जिसे लसाड़ा गया था, ऐसा लग रहा था कि मिट्टी से सना हुआ है। ऐसी जगह पर पड़ा भी हुआ था जहाँ पर मिट्टियों का, गीला मिट्टी का ढेर था, जैसे उस पर से कोई जानवर कूद कूद कर चले गए हों। हाँ, लेकिन मैं अपने शरीर को तन का ढकना था, तो मैं जैसे तैसे अपने कपड़े को अब पहनता हूँ। फिर मैं झाड़ियों से बाहर निकलता हूँ। तब देखता हूँ कि मेरी बाइक रोड के बगल में अभी भी खड़ी दिखाई दे रही है। अब रोड पर वाहन का आना जाना शुरू हो चुका था। मैं कहूँ ना कि अपनी बाइक देख करके अब मुझे बड़ा खुशी का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं आज
एक नया ज़िंदगी पाया हूँ। मुझे ये ज़िंदगी नई मिली है। अब मुझे देर नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द अपने बाइक के पास पहुँचो और सीधा अपने घर के लिए निकल लो। और वही मैं करता हूँ। बाइक जा कर के, बाइक में ये कमाल की बात थी कि मैंने चाबी निकाला नहीं था, नहीं तो चाबी में मुझे मिल नहीं पाता, उसी में चाबी फंसी हुई थी। शायद उस रास्ते पर कोई इंसान गया नहीं, और नहीं तो उस बाइक को छोड़ता तक नहीं, ले जाता, जहाँ तक मेरा अनुमान था। अब मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर उसी कपड़े, गंदे कपड़े में मैं अपने घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं जब घर पहुँच जाता हूँ ना, तो सीधा बाथरूम की तरफ भागता हूँ। मेरी माँ कहती है, मेरे पिता कहते हैं कि अरे रुक तो जा, ये सब हालत कैसे हुआ, क्या कहीं एक्सीडेंट हुआ। उनको लगा कि मेरी बाइक कहीं पर टकरा गई होगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो मेरा हाल चाल लेना चाहते थे, लेकिन बाथरूम के अंदर जाके कह रहा था कि ना ना, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, आप मुझे अब तौलिया कपड़े दे दो और मैं आकर के बाहर बदलता हूँ। और मैं नहाने के बाद में जब पानी डालता हूँ ना, तब अपने शरीर को मलने लगता हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि जैसे मेरे हाथों पर लंबे लंबे अब लाइन लगी हुई है, जैसे किसी ने नाखून से मेरे बाजू को अब रगड़ने की कोशिश किया है। एक बाजू पर नहीं, दोनों बाजू पर। फिर मैं अपने सीने पर देखता हूँ तो सीने पर ही नाखूनों का अब निशान दिखता है। जिधर मैं अपने शरीर में देखता हूँ ना, उधर उधर निशान। आईने में देखता हूँ तो मेरे चेहरे पर भी ऐसे कुछ निशान थे। एक गर्दन के पास में अब एक घाव सा भी दिख रहा था। सच कहूँ ना, ये सब देख करके मैं बड़ा खौफ में हो चुका था। मम्मी आके चिल्ला रही थी, तौलिया ले ले, अंडरवियर ले ले। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं कांप रहा था उस टाइम भी ये सब देख करके कि आखिर वो लोग कौन थे, मेरे साथ में उन्होंने किया क्या है। मम्मी बार बार आवाज़ दे रही है कि बेटा तौलिया है, अंडरवियर ले ले, बनियान ले ले। तब मैं कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूँ और जल्दी से लेकर के तौलिया और जो भी था कपड़े बदल करके और फिर मम्मी के सामने आ जाता हूँ। मम्मी को पकड़ के मैं रोने लगता हूँ। मम्मी कहती, हुआ क्या। अभी मैं बनियान में था तो ये सब खरोच परोच के निशान अब मम्मी को भी दिखाई दे रहे थे। तब तक पापा भी आ गए, अरे तेरा कहीं एक्सीडेंट करके आया है क्या। लेकिन जब देखते हैं मेरी हालात तो उनको अभी भी लगता है कि शायद मेरी एक्सीडेंट हुई थी। कहते हैं, अरे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, अब ठीक ठाक है ना तू। तब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं पूरी दास्तान अपने माँ बाप को छिपाता नहीं, हर एक बात मैं सच्चाई से उनके आगे रख देता हूँ। मेरी बात सुन करके मेरे माँ बाप का होश उड़ जाता है, कहाँ पर हुआ। अब मैं उस जगह के बारे में बताता हूँ। तब मेरे पापा जो है ना डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। कहते हैं कि बेटा मैंने अब तेरे दादाजी से सुना था, जिस जगह के तू बारे में घटना बता रहा ना, दादाजी बताया करते थे कि वहाँ पर एक चुड़ैल का अब दिखाई देती थी, और एक चुड़ैल नहीं और भी भूत प्रेत वहाँ पर नजर आते थे। कहीं तू अब उन्हीं के चक्कर में तो नहीं फंस गया। पापा जी बहुत खौफ में भर गए थे, मेरी चिंता कर रहे थे, मेरी माँ चिंता कर रही थी, रो रही थी। मैं माँ को समझाने लगा कि अरे मैं जिंदा आ गया हूँ ना, मैं ठीक हूँ, सब कुछ सही है। और मैं समझने की कोशिश कर रहा था अपने पापा से कि आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी, और वो जो मुझे जवान लड़की दिखाई दिया था वो कौन थी। पापा कहने लगे कि मुझे तो लग रहा है जैसे तू बता रहा है ना कि शायद ये छलावा वगैरह का काम है। छलावा कोई भी रूप ले सकते हैं, वो मर्द भी बन जाते हैं, औरत भी बन जाते हैं, जानवर भी बन जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो छलावा ही सब था, तेरे साथ में खेल खेला है। और वो लड़की के बारे में बताते हैं कि देख वो भी छलावा का एक हिस्सा थी। लेकिन मेरे साथ में ये सब क्या हुआ था, कंधे पर जैसे कट का निशान था। तब पापा का जो नज़रिया था ना, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदल गया था। और कहने लगे कि बेटा मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, छलावा ऐसा काम नहीं करता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जैसे तेरे चोट का निशान है, ऐसा लग रहा है कि तू कोई पिशाचनी के चक्कर में फंस गया था। बेटे हमें देर नहीं करना चाहिए, कपड़ा पहन और हम किसी तांत्रिक के पास चलते हैं। जितना देर करेंगे उतना हम लोग नुकसान उठाएंगे। चल मेरे साथ में। सही में मेरी माँ रोने लगती है। अब क्या होगा, पापा डांटते हैं कि अभी आप शांत हो जाओ, बेटा तुम्हारा सही सलामत लौट आया ना, ये कम खुशी है क्या।
सब कुछ सही हो जाएगा, मैं बस जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे के ऐसा कुछ असर होगा, लेकिन मैं अपनी तसल्ली पूरा करना चाहता हूँ। अब इसके बाद पापा खुद बाइक चलाते हैं, मैं उनके पीछे बैठता हूँ और मुझे लेकर के ना जाने कहाँ, मैं उस जगह पर कभी गया भी नहीं था। एक बाबा जी के पास जाते हैं, अब पूरी हालात को बताते हैं। बाबा जी मेरी तरफ देखते हैं, मेरे आंखों में देखते हैं और कुछ तंत्र मंत्र अब मेरे चेहरे पर हवा फूंकते हैं और कहते हैं कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, भारी भारी शरीर, या फिर जैसे दर्द हो रहा बदन में ऐसा कुछ। मैं कहने लगा दर्द तो हो रहा है लेकिन जख्म से, ऐसा मुझे भारी भारी तो नहीं लग रहा है। और वो मेरा झाड़ फूँक करने लगते हैं। काफ़ी देर तक मेरा झाड़ फूँक होता रहता है और तब जाकर के तांत्रिक बाबा रुकते हैं और कहते हैं मैं जल दे रहा हूँ और इसको कम से कम 5 दिन तक जल, अब सुबह शाम आप इसको पिलाना, और जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, अगर अगर कोई जब कोई समस्या हो तो मेरे पास में बस आप आ जाना, लड़की को आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ अब अपने हिसाब से तो मैं ठीक कर दिया हूँ, लेकिन बाद में कोई समस्या ना हो इसके लिए मैं जल दे रहा हूँ। और सही में इसके बाद हम लोग लौट आए थे और उस जल का सुबह शाम मैं उसको प्रसाद के रूप में लेता था 5 दिन तक। लेकिन उसके बाद में मेरे शरीर में ऐसा कुछ बदलाव भी नहीं हुआ, ना कुछ अब ऐसा कुछ हुआ, ना वो प्रेतात्मा हमें कोई नज़र आई, ना कुछ हुआ हमारे साथ में। मतलब हमारे शरीर के अंदर में उन प्रेतात्माओं का कोई असर था नहीं। और वो जो बाबा बताए थे, जब अगली बार मेरे पिताजी गए थे जल लेने के लिए, उनको लगा कि कुछ जल और लंबा टाइम तक चलना चाहिए, और तब वो अकेले गए थे। तब वही तांत्रिक बाबा बताते हैं कि तुम्हारा सोचना ठीक था, वो पिशाचनी थी। अब पिशाचनी भी ऐसी वैसी नहीं, रक्त का पीने वाली। तुम्हारा बेटा बच गया, कोई ना कोई इसके पीछे रीजन जरूर होगा, या तो उस जगह पर कोई रात को गुजर रहा होगा और तब शायद तुम्हारे बेटे को छोड़कर उसी अवस्था में वो भाग गई होगी। मुझे तो यही लगता है, नहीं तो रक्त पिशाचनी अपने शिकार को छोड़ती नहीं है, उसकी बोटियाँ तक ख़त्म कर देती है। और तुम्हारा बेटा तो सही सलामत तुम्हारे पास घर पहुंच गया था। ये सब बातें पिताजी काफ़ी दिनों के बाद बताया था। उनको लगा था कि मैं डर जाऊंगा, मेरी माँ डर जाएगी, लेकिन जब मैं स्वस्थ हो जाता हूँ ना, तब ये धीरे धीरे बात बताने लगते। आप मुझे एक बात पूछते थे कि बेटा तुझे एहसास है वो लड़की जो सुंदर से दिखाई दे रही थी, अब उसका हुलिया वगैरह कैसा था, देखने में कैसी लग रही थी? तब मैं उसको बताया था कि देखने में बिल्कुल साधारण सी लड़की की तरह थी, जैसे लड़की होती है। कपड़े भी पहन रखी थी, चेहरा भी सुंदर था, बाल खुले हुए थे। और तब पापा कहते हैं उसके पैर तूने देखा था, कहीं उल्टे तो नहीं थे? मैंने अब पापा को, अब मैं कैसे बताऊं, मैं उस निगाह से उस लड़की को देखा ही नहीं था कि मैं पूरे उसके अंग के देखूं। अब मैं कहने लगा नहीं, मैं इस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। और तब मैं पापा से पूछने लगा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? और तब पापा कहने लगे मुझे डर था, तेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और तेरी हालत ख़राब थी जो मैंने देखा था। मुझे तो संदेह हो रहा है कि तेरे साथ में कुछ और भी हुआ है। क्या तुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है क्या? मैं उनकी भाषा मतलब सब कुछ समझ गया था। अब मैं कहने लगा कि पापा मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिरकार उस लड़की ने, उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ किया तो क्या था। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। जब मैं उठता हूँ तो वो घर भी नहीं था, झाड़ियों के अंदर में अपनी आँख खोलता हूँ, पूरी बात फिर दोहरा देता हूँ। और तब मेरे पापा कहते छोड़, इस बात को हम भूल जाते हैं, जितना याद करेंगे ना हम उतना ही डरते रहेंगे। आज सही में उसके बाद हम धीरे धीरे उस चर्चा को बिल्कुल बंद कर दिए थे। लेकिन उसके बाद से उस रोड पर मैं सच कहूँ ना, दिन में कभी गुजरता था ना, तो मैं उस झोपड़ी को देखने की कोशिश करता था कि किस जगह पर थी, कहाँ पर थी। आखिरकार दिन में, अच्छा उस टाइम में मैं झोपड़ी के अंदर में क्यों नहीं था? वो झोपड़ी उड़ कहाँ गई, चली कहाँ गई, हवा में? और तब मैं उस जगह से तेज़ी से गुजर जाता था। तो दोस्तों ये थी आज की भेजी हुई विवेक जी की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हो, फिर तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने आप घटना को आप मुझे शेयर आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं कल की रात ऐसी एक रोचक डरावनी घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।